वैदिक क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो क्लास है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं, यानी किन चीज़ों से, किन अभिलेखों से हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो उन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें ये पता चलता है राजस्थान के इतिहास का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिलेखों की। और अभिलेख, शिलालेख और ताम्रलिपि या सिक्के, ये चार ऐसे वस्तु हैं जिनसे हमें किसी भी रियासत का या फिर साम्राज्य का इतिहास का पता चलता है। मान लो अभिलेख है, शिलालेख है, इसके अलावा ताम्रलिपियाँ हैं, सिक्के हैं उस राज्य के, तो उनसे हमें उसके इतिहास का पता चलता है। पुरालेख शास्त्र जो है, पुरालेख शास्त्र जिसे एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी को पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम अभिलेखों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है पोलियोग्राफी। पोलियोग्राफी में हम जो पुराने अभिलेख हैं, पुराने अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। इसे पुरालिपि शास्त्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा डॉक्टर गौरी शंकर ओझा जो हैं, उन्होंने डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, ये ऐसे हैं, ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अभिलेखों का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो अभिलेख जो हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी, जिसे पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। और जो पुराने अभिलेख जो होते हैं उनको पोलियोग्राफी या फिर पुरालिपि शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अभिलेखों का प्रथम बार वैज्ञानिक ढंग से जो अध्ययन करने वाले जो इतिहासकार हैं, तो वो हैं हमारे गौरी शंकर ओझा। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके चर्चा करेंगे कुछ अभिलेखों की, तो उनके बारे में जानेंगे, उनमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, किस साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिलती है। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखो आगे, अगर ये अभिलेख, इसमें पहला जो अभिलेख आता है वो है सबसे, हम एक तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी मैं अभिलेख हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो डेट बाय डेट होंगे, यानी कि सबसे प्राचीन, उसके बाद इस तरीके से हम। तो सबसे जो पहले का जो अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है, इससे पहले का राजस्थान से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख प्राप्त होता है वो है घौसुंडी शिलालेख, घौसुंडी अभिलेख। कहाँ से प्राप्त होता है भाई साहब? नगरी चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? नगरी चित्तौड़ से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये घौसुंडी अभिलेख है जो कि नगरी चित्तौड़गढ़ से हमें प्राप्त होता है। इसकी अगर डेट की अगर बात की जाए तो इसकी डेट आती है 200 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। और इसमें किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, हालांकि हमें ये पता नहीं लगता कि यह है किस रियासत का है, किस शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो घौसुंडी अभिलेख या शिलालेख जो है,
तो ये नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 200 ईसा पूर्व का है। और इसमें किस चीज़ से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो है सबसे पहले इसमें भागवत धर्म का प्रचार। एक तो भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म की जानकारी, ठीक है। दूसरी चीज यहां से हमें प्राप्त होती है कि हाँ, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, यहां से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा कृष्ण की पूजा की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो भागवत धर्म की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। कृष्ण की पूजा यानी कि वासुदेव या कृष्ण एक ही बात है, उसकी पूजा हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और एक और इसके बारे में ये है, तो भागवत धर्म जो है, यानी मैं लिख देता हूँ दोबारा, भागवत धर्म के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है भाई। यानी कि इससे पहले भागवत धर्म का किसी चीज में उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो अभिलेख है, ऐसा कोई अभिलेख नहीं है इससे पहले का जिसमें हमें भागवत धर्म के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। तो घोसुंडी जो शिलालेख है उस नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, 200 ईसा पूर्व का है। इसमें सबसे पहले भागवत धर्म की कहानी, और भागवत धर्म का भी ये सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर वासुदेव या कृष्ण की पूजा का भी उल्लेख यहाँ मिलता है, और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें घोसुंडी अभिलेख जो है उससे यहाँ पर प्राप्त होती हैं। आगे का हम अभिलेख पढ़ेंगे। आगे का अभिलेख नंबर 2 का जो अभिलेख हम पढ़ने वाले हैं वो है नादसा यूप स्तंभ लेख। भाई यूप स्तंभ लेख क्यों है इसका नाम, जो कि कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में ये स्थित है, भीलवाड़ा में ये स्थित है भाई। इसका नाम यूप स्तंभ लेख क्यों है, क्योंकि ये एक स्तंभ पर, इसमें सबसे पहले, और अगर इसकी ईसवी सन की बात करें तो ये है 225 ईसा पूर्व, सॉरी ईसवी का। और इसकी स्थापना कौन करता है, सोम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, कारण ये है कि ये डैमेज हो चुका है भाई साहब, तो इसलिए इसमें इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। बस ये पता चलता है कि नादसा यूप स्तंभ लेख है कोई, और वो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में इस स्तंभ लेख की क्या ही है हमें पता चला है, और ये 225 ईस्वी में क्या है लिखा गया था, और सोम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो लेख है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला जो आएगा उसका नाम है बड़वा स्तंभ लेख, जो कि कहां पर है, बड़वा।
बड़वा स्तंभ लेख, ये 12 में स्थित है भाई। कहाँ पर? 12 में। और इस यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता, यहाँ से केवल त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख यहाँ से मिलता है। त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख, यहाँ से मिलता है। अगर इसकी ईस्वी की बात की जाए तो यह लगभग 239 ईस्वी, 39 या 38 या 39 का है। एग्जैक्टली इसका टाइम है नहीं, लेकिन 38 या 39 का ये है अपना बड़वा स्तंभ लेख, और जो कि कहाँ पर स्थित है? 12 में स्थित है। इसके बाद में आता है गंगधार। अगले वाला जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला जो आएगा वो है गंगधार शिलालेख। भाई साहब, संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 423 ईस्वी में झालावाड़ में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 423 ईस्वी में, और ये है स्थित कहाँ? झालावाड़ में। ठीक है। संस्कृत का ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत का सबसे प्राचीन शिलालेख। ठीक भाई, संस्कृत का है, और इसका निर्माण यहाँ पर, इसमें एक और उल्लेख मिलता है, और इसमें उल्लेख मिलता है एक मंदिर के निर्माण का। और वो मंदिर किसका है? विश्वकर्मा के मंत्री, यानी कोई शासक था विश्वकर्मा, और उसका जो मंत्री था वो था मूर्याक्ष के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण। यानी कि जो गंगधार शिलालेख है, जो झालावाड़ में स्थित है, 423 ईस्वी का है। संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है, और लगभग राजस्थान का सबसे प्राचीन ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ था। ठीक है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात मिलती है वो ये मिलती है कि विश्वकर्मा नामक जो शासक हैं, उनका मंत्री था मूर्याक्ष, और मूर्याक्ष के द्वारा विष्णु मंदिर का क्या है? निर्माण करवाया जाता है। ठीक है। और इसमें तत्कालीन समय की सामंती व्यवस्था का, हमें सामंती व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो इससे ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। गंगधार शिलालेख झालावाड़ में स्थित है, 423 ईस्वी का है, और विश्वकर्मा द्वारा शायद ये निर्माण इनका किया गया था। संस्कृत भाषा का ये शिलालेख संस्कृत भाषा में इसको उत्कीर्ण किया गया था। और यहाँ पर विश्वकर्मा नामक जो शासक है, उसके एक मंत्री है मूर्याक्ष के द्वारा यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और दूसरी चीज़, वहाँ के तत्कालीन, यानी उसी समय के तत्कालीन जो शासक हैं, तो उस वहाँ के जो सामंती व्यवस्था है उसकी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो है वो है भ्रमर माता का शिलालेख। ठीक है भाई, आप जानते होंगे भ्रमर माता शिलालेख।
शिलालेख कहाँ पर है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। ठीक है भाई साहब। छोटी सादड़ी ये भी किसका भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। पहले ईस्वी सन की बात कर लें, ये 490 ईस्वी का है और किसका है भाई? संस्कृत भाषा का ग्रंथ वो है संस्कृत भाषा। कौन सा भाग? पद्य भाग का, यानी पद्य भाग में लिखा हुआ क्या है? ये शिलालेख है और संस्कृत भाषा का शिलालेख है। यहां से दो वंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक तो है गौर वंश, एक तो गौर वंश तथा औलिकर वंश। ठीक भाई, औलिकर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो संस्कृत भाषा में भी ये पद्य कहा है और इसमें भी गौरवंश तथा औलिकर वंश की हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। 490 ईस्वी का है, छोटी सादड़ी में स्थित है, भ्रमर माता का वो है। अगर इसके लेखक की बात की जाए, यानी उत्कीर्णन इसका किसने करवाया था? तो इसका उत्कीर्णन करवाया था पूर्वाक। किसने उत्कीर्ण करवाया था भाई? ये पूर्वा के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वा के द्वारा इसके। और रचयिता भी इसके आते हैं। तो रचयिता उत्कीर्ण करता तो है पूर्वा, और जबकि रचयिता जो है वो है ब्रह्मसोम। ब्रह्मसोम के द्वारा इसकी रचना की गई थी, उत्कीर्ण किया गया था पूर्वा के द्वारा। और इसमें जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो यही जानकारी प्राप्त होती है कि इस एक तो गौरवंश और एक है औलिकर वंश की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अगला है भाई साहब सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख, सामोली का जो शिलालेख है इसमें प्रथम बार हमें क्या प्राप्त होता है? गुहिल वंश की जानकारी। यानी कि शासक था इस समय कोई शिलादित्य नामक शासक था। शिलादित्य राजा और वंश था गुहिल वंश। यानी जो शिलादित्य जो था किस वंश का शासक था? गुहिल वंश का शासक था। ठीक है। अगर बात करें ईस्वी सन की तो ये लगभग 646 ईस्वी का है और है कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, तो गुहिल वंश की यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। शासक है शिलादत्त नामक शासक। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करो अगर लिखते हो या फिर करते हो तो। अगला आएगा तो देखो भाई, गुहिल वंश की प्रथम जानकारी, अगर क्वेश्चन आता है कि गुहिल वंश की प्रथम जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो वो आएगा भाई साहब सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है। शासक का नाम है शिलादत्त। ठीक है, उदयपुर में स्थित है सामोली का शिलालेख। अगला जो आता है वो है अपराजित शिलालेख। ठीक है, अपराजित जो शिलालेख है, अगर इसके ईस्वी सन की बात करें तो इसका जो ईस्वी सन है वो आएगा 661। ठीक है,
और किस शासक से संबंधित है? गुहिल वंशीय शासक, गुहिल वंशीय शासक अपराजित से संबंधित है। इसमें क्या दिया हुआ है भाई साहब? अपराजित की विजय का वर्णन, विजय का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। एक चीज़ और यहाँ देखने को मिलती है कि मेवाड़ के तत्कालीन राजनीतिक व धार्मिक धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इतनी जानकारी हमें अपराजित का जो ये शिलालेख है इससे हमें प्राप्त होती है। इसके अगर रचया उत्कीर्ण की बात की जाए तो उनका नाम आता है, वैसे रचनाकार तो इसके हैं दामोदर, रचयिता हैं दामोदर, और उत्कीर्ण किया गया था ये यशो भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो अपराजित का जो शिलालेख है वो 661 ईस्वी का है। गुहिल वंश के शासक अपराजित का इसमें उल्लेख मिलता है। अपराजित की विजय का इसमें एक वर्णन है। हालांकि ये पता नहीं लगता कि किस पर उसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनका नाम ये आता है कि विजय का इसमें वर्णन है। और यहाँ से मेवाड़ के तत्कालीन राजनीतिक व धार्मिक जानकारी हमें प्राप्त यहाँ से होती है। और इस शिलालेख के रचयिता जो हैं वो दामोदर हैं और उत्कीर्णनकर्ता जो हैं वो यशो भट्ट हैं। ठीक है, आगे देखो कि अगला जो आता है ग्रंथ वो है, अगला जो शिलालेख, ग्रंथ नहीं शिलालेख, वो है मानमौरी या मानमौर्य शिलालेख। शिलालेख ईस्वी सन की बात करें 761 ईस्वी का है। कहाँ पर है भाई साहब? ये चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़ में ये स्थित है। 761 या फिर इसकी एग्जैक्टली डेट जो है 761 नहीं 713 ईस्वी की है। और इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है? मौर्य वंश के शासक, यह वंश के शासक मानमौर्य की जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त होता है भाई साहब हमें? और यहाँ से प्राप्त हमें होता है इसकी जो एक प्रतिलिपि है। इस काल में एक तो मौर्य साम्राज्य की या मौर्य राज्य की सामाजिक व धार्मिक जानकारी हमें प्राप्त जानकारी यहाँ से मिलती है। ये वही शिलालेख है जिसको कर्नल टॉड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन फिर भी कर्नल टॉड की एक बुक है। कर्नल टॉड की जो बुक है एनल्स, कर्नल टॉड की बुक एनल्स
एनल्स जो है उनकी किताब है, बुक में इसकी प्रतिलिपि है, इसकी प्रतिलिपि है। ठीक है भाई। हुआ ये कि कर्नल टॉड इस पूरे शिलालेख को उठाकर ही कहाँ ले जा रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में स्थिति ये हुई कि अत्यधिक ज़्यादा वजन होने के कारण हुआ ये कि उन्होंने इसको किस में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन इसकी उन्होंने कॉपी कर ली, जो उनकी किताब एनल्स में क्या है, प्रतिलिपि है उसकी। तो ये मान मौर्य शिलालेख है और ये मान मौर्य शासक, जो मौर्य वंश के शासक हैं, उनसे संबंधित है। 713 ईस्वी का है, चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की हमें उस समय के तत्कालीन समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। जो अगला जो शिलालेख हम पढ़ेंगे वो है अगला जो है बहुत ही फेमस शिलालेख है, इसका नाम है कंसुआ, कंसुआ शिलालेख। किससे संबंधित है भाई साहब? राजा अंतिम शासक, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक राजा धवल से संबंधित है, राजा धवल से संबंधित है भाई। संबंधित है, यानी कि कंसुआ का जो शिलालेख है, और कंसुआ पड़ता है कहाँ पर भाई साहब? कोटा में स्थित है। कंसुआ है कोटा में। ठीक है। और यहाँ से प्राप्त ये होता है, और ये है 738 ईस्वी का है। और यहाँ से हमें जो जानकारी प्राप्त ये होती है कि जो मौर्यों का जो अंतिम शासक जो था वो कौन था? राजा धवल था। ठीक है। इतनी हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती। अगला जो शिलालेख आएगा, हम कुछ मुख्यों की ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो शिलालेख है वो देखो, शिलालेख है चाटसू की प्रस्तुति, या इस प्रस्तुति को छोड़ो और बुचकला शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बुचकला प्रशस्ति जो है उनकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। बुचकला शिलालेख, बुचकला जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से यह संबंधित है। प्रतिहार शासक यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यानी सेकंड से ये संबंधित है। अगर इसके ईस्वी की अगर बात की जाए तो ये 815 का शिलालेख है, 815 ईस्वी। और ये कहाँ पर है? ये भाई साहब है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट की हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी एक और है, जो ये बुचकला गांव है, बुचकला गांव में पार्वती मंदिर का निर्माण, पार्वती मंदिर का निर्माण।
तो पार्वती मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? गुर्जर प्रतिहारों की विजयों का उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। विजयों का विस्तृत उल्लेख, विस्तृत उल्लेख। तो इतनी जानकारी हमें बुचकला जो शिलालेख है वहाँ से प्राप्त होती है, जोधपुर का है और यहाँ से हमें प्राप्त होती है। एक और शिलालेख आता है तो वो भी काफ़ी फेमस शिलालेख है, तो यह 815 का है, चाटसू शिलालेख। चाटसू शिलालेख, ठीक है भाई साहब। कहाँ है चाटसू? चाटसू है जयपुर में, ठीक है। 813 का है, ईस्वी का है और जयपुर, चाटसू या चाकसू जयपुर। इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त होती है वो ये होती है कि गोहिल, चौहान आदि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि ये चाटसू प्रशस्ति है या शिलालेख, और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि गोहिल, चौहान जो आदि राजस्थान के जो शासक थे वो किनके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के, यानी तत्कालीन समय में गुर्जर प्रतिहार शासकों के क्या थे? अधीन थे या सामंत थे, ठीक है। इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अगला जो है वो हम पढ़ेंगे उतार लिया भाई। अगला जो है वो पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस शिलालेख है और ये आएगा मंडौर का शिलालेख। मंडौर का शिलालेख, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। क्या प्राप्त होता है भाई साहब मंडौर के शिलालेख से? तो मंडौर का शिलालेख जो है, एक तो यहाँ पर प्रतिहारों की जानकारी और एक विष्णु मंदिर, यानी मंडौर में एक विष्णु मंदिर आए 837 का है। पहली बात तो ये लिख लो, 837 ईस्वी का है। मंडौर में विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। तो ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी, प्राप्त होती है। तो ये जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ से, ठीक है भाई। उतारो जल्दी से। इसके बाद बहुत ही फेमस और है एक और, अब आएगा अपना जो अगला है, बहुत ही फेमस है, घटियाला का शिलालेख, जो कि ये भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। घटियाला
का शिलालेख। तो कहाँ है भाई साहब घटियाला का शिलालेख? जोधपुर में है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? तो घटियाला का जो शिलालेख है उसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है? एक तो माता की साल की जानकारी, प्रतिहारों की जानकारी, प्रतिहारों की विजय, ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है। इसके अलावा ये जो ग्रंथ, ये जो शिलालेख है ये संस्कृत भाषा का है और दोनों भागों में गद्य भी है और पद्य भी है, यानी पद्य व गद्य दोनों भाषाओं में ये लिखा हुआ है। अगर इसकी ईस्वी सन की अगर बात करें तो ये लगभग 862 ईस्वी का शिलालेख है। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक शासक की भी जानकारी मिलती है, जो शासक है कक्कुक की विजय, विजय के उपलक्ष्य में उसका क्या है उल्लेख किया गया है। तो और किस पर विजय प्राप्त करता है? मग जाति के ब्राह्मणों पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। और इस शिलालेख के जो उत्कीर्णक हैं वो हैं, उत्कीर्ण इसको किया था भाई साहब कृष्णनेश्वर, या फिर कृष्णेश्वर ही नाम है इसका, कृष्णेश्वर, इसके द्वारा इसका उल्लेख है। उतारो भाई जल्दी से, इनके द्वारा। अगला जो, अब एक और बात ध्यान दें कि घटियाला में 2 शिलालेख हैं, एक और दोनों के दोनों ही 61 के हैं, यहीं पर स्थित है, और दोनों में प्रतिहारों से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त मिलती है। और एक जो है, जो दूसरे वाला जो घटियाला का शिलालेख है उसमें ये ध्यान रखना है कि एक जो अंतिम इसका जो वाक्य है, यानी अंतिम संस्कृत भाषा का है पूरा शिलालेख, और अंतिम जो इसका अंतिम पंक्ति, इसको बोल सकते हैं अंतिम पंक्ति, स्वयं कक्कुक के द्वारा लिखी गई है। स्वयं कक्कुक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है भाई, तो अंतिम जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कक्कुक के द्वारा लिखी गई है। और घटियाला में 2 शिलालेख हैं और दोनों के दोनों प्रतिहारों से संबंधित शिलालेख हैं, जिनमें और दोनों के दोनों 862 और 61 ईस्वी सन के से संबंधित रखते हैं। इसमें प्रतिहार शासक कक्कुक की विजयों का वर्णन है, मग जाति का इसमें उल्लेख मिलता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मग जाति का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो वो है घटियाला का शिलालेख से संबंधित। ठीक है, घटियाला का शिलालेख।